हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल BM's एजुकेशन क्लास 6 टू क्लास 8। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का सोशल साइंस का सिलेबस फॉर द सेशन 2025 एंड 26। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड द बियॉन्ड द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6। आज हम डिस्कस करने वाले ग्रेड 6 सोशल साइंस सिलेबस फॉर द बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है। इस न्यू एनसीईआरटी को लाया गया है 2025 और 26 के सेशन के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया रीप्रिंट 2025 और 26। इसका मतलब है कि ये इसी साल की बुक की पीडीएफ है, इसी साल के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर जो भी चैप्टर मौजूद है वो हमारे सिलेबस में है इस सेशन के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं सोशल साइंस का सिलेबस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड द बियॉन्ड। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, आपके जहाँ पर सभी चैप्टर्स लिखे हैं डायरेक्ट उस स्लाइड के अंदर मैं जाना चाहूँगा। दोस्तों मैं डायरेक्ट उस स्लाइड के अंदर जाना चाहूँगा। तो ये रहा, डायरेक्ट मैं उस स्लाइड के पास आ गया। मेरे यार आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स है। टोटल आपके पास 14 चैप्टर्स है। एक मुझे चाहिए ब्लैंक पेज यहाँ पर। देखिए मेरे यार आप देख सकते हो आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स है और टोटल थीम कितने हैं, कितने थीम है मेरे यार, आपके पास टोटल 5 थीम है। 1 2 3 4 5 टोटल। देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हो एक बार कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं मेरे यार, टोटल चैप्टर्स। ठीक है, टोटल चैप्टर आपके पास है 14 चैप्टर्स। ठीक, और टोटल यूनिट कितने हैं आपके पास। यूनिट को इस चैप्टर के अंदर बोला गया है थीम। तो टोटल थीम कितने हैं आपके पास, टोटल 5 यूनिट्स बोलो या थीम बोलो। ठीक, तो इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना। टोटल आपके पास यूनिट कितने हैं बोले तो थीम। टोटल आपके पास 5 यूनिट या थीम है। चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर्स कितने हैं, टोटल आपके पास 14 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है। याद रखिएगा दोस्तों, 14 चैप्टर्स 5 यूनिट। आइए डिस्कस करते हैं आपके चैप्टर्स को। देखिए थीम ए, देखिए पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन दी गई है, उसको छोड़ दो। थीम ए की बात करते हैं और टोटल 14 चैप्टर्स है। थीम ए के अंदर जो पहला यूनिट है जिसका नाम क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। यहाँ पर इस यूनिट के अंदर बेसिकली इस थीम के अंदर आपको बताया गया इंडिया के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताया गया है लैंड्स के बारे में, मतलब ज़मीन, और उस ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बताया। देखिए जो लैंड होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए प्लेन लैंड भी होता है, प्लेट्यू भी होता है, माउंटेन्स भी होता है। तो लोगों की ज़िंदगी प्लेन लैंड में कैसी होती है, प्लेट्यू में कैसी होती है, माउंटेन के अंदर कैसी होती है, आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ने को मिलेगा। भारत की पूरी दशा क्या है, वर्ल्ड की क्या दशा क्या है, पूरी वो पूरी चीज़ें आपको देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो थीम ए है, आपको लग रहा है कि सर ये जो थीम ए है ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया एंड दी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी ज्योग्राफी वाली यूनिट है। तो आप इसको भी लिख लो यहाँ पर। जो थीम ए है आपकी, जो थीम ए है, टी ए बोले तो थीम, ये ए, थीम ए जो कि आपकी ज्योग्राफी वाली थीम है। थीम ए आपकी ज्योग्राफी वाली थीम है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके अंदर कौन से चैप्टर है वो हम पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपके सिलेबस का लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। आपको प्लेसेस को लोकेट करना आना चाहिए। अर्थ है पूरे पृथ्वी के अंदर, आपको लोकेट करना आना चाहिए। किसी प्लेस को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी कंट्री को, किसी भी चीज़ को आपको लोकेट करना चाहिए कहाँ पर ये प्लेस आता है पूरे के पूरे अर्थ के अंदर।
फिर जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, वो बात करता है ओशंस के बारे में एंड कंटिनेंट्स। चैप्टर नंबर 2 इज़ ओशंस एंड कंटिनेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। और कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एशिया कंटिनेंट है, अंटार्कटिका कंटिनेंट्स, इन कंटिनेंट्स ओशन के बारे में इन डिटेल डिस्कशन और पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम बात करने वाले हैं लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ के बारे में। किसके बारे में? लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। वही लैंड फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं, प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन। और इन तीनों के अंदर लोगों की ज़िंदगी कैसे होती है, लोग अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर कैसे व्यतीत करते हैं, वो है पढ़ने वाले। तो कहीं ना कहीं ये 3 चैप्टर इस थीम के आइडिया से क्या कर रहे हैं, एक साथ जुट रहे कि नहीं। आप देख पा रहे हो कि थीम का नाम और चैप्टर के नाम एक साथ अलाइन कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आपको थीम में जिसके बारे में, आप थीम को पढ़ के आपको जो लग रहा है कि हाँ इस थीम के अंदर इस चैप्टर के बारे में इन चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वही चैप्टर इस थीम के अंदर आपको मिल रहे हैं। ये 3 चैप्टर आपके इस थीम के मोटो के साथ क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से अलाइन कर रहे हैं। तो पहला जो थीम था आपका, वो ज्योग्राफी वाला थीम था, ठीक है। अब दूसरा जो थीम है वो है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। ये टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट क्या है? देखिए, पास्ट मतलब तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो पास्ट का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। पास्ट टेपेस्ट्री क्या है? यहाँ पर जो वर्ड है टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, देखिए ये क्या है, जो टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, ये एक फेज़ है। फेज बोले तो कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे हुई थी, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये यूनिट जो बताना चाहता है कि आपको इस यूनिट के अंदर एक झलक देखने को मिलेगी, इतिहास में क्या चीज़ें घटित हुई थी, कैसे क्या हुई थी, क्या चीज़ें, क्या रिकॉर्ड्स, क्या ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी, वो चीज़ें आपको एक प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगी इस यूनिट के अंदर, ठीक है। इसीलिए इसको लिखा गया टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट। पास्ट के कुछ झलके आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्या है, टाइमलाइन एंड द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। देखिए चैप्टर 4 डील करता है टाइमलाइन के अंदर, कौन से ईयर के अंदर क्या चीज़ें हुई थी, कौन से डेट के अंदर क्या चीज़ें घटित हुई थी, वो आपको पता चलेगा। एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देखिए वो चीज़ें हुई थी या नहीं हुई थी, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होंगे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ऐसी सच में हुई थी क्या, अगर हुई थी उसके रिकॉर्ड्स क्या, प्रूफ क्या है, वो रिकॉर्ड्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया दैट इज़ भारत। देखिए भारत और इंडिया अलग अलग नहीं है, इंडिया बोलो या भारत बोलो, वो दोनों एक ही तरफ डिनोट कर रहे हैं हमारे इस प्यारे से देश को। आप इंडिया बोलो तो भारत को डिनोट करता है, भारत बोलो तो इंडिया को डिनोट करता है, मतलब कोई डिफरेंट अलग अलग नाम नहीं है, ये कोई डिफरेंट नेम्स नहीं। जैसे कि आपका एक ऑफिशियल नेम होता है, आपके घर में एक अपना निक नेम भी होता है। तो अब मैं निक नेम से आपको बुलाऊं तो आप ही सुनोगे मेरी बात, मैं आपको ऑफिशियल नेम से बुलाऊं तब भी आप मेरी बात सुनोगे। तो उसी प्रकार से इंडिया बोलो या भारत बोलो, सेम चीज़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, ये अलग अलग नहीं है। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि यार ये भारत बोल रहा है, ये इंडिया नहीं बोल रहा, तो ये कुछ गलत कर रहा है। ऐसा भी हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, ये इंडिया नहीं बोल के भारत बोला तो गलत कर रहा है, या फिर ये भारत नहीं बोल के इंडिया बोला तो गलत कर रहा है। कोई भी यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहा है, हर कोई अपने पार्ट में सही है। इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। उसके बारे में आपको चैप्टर 5 बहुत बढ़िया से सिखा के जाएगा। अब मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 6 की बात करता हूँ, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सभ्यता। भारत की सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी उसकी भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब इतिहास की कहीं ना कहीं बात करेंगे। तो थीम भी पूरा पूरा आपको डेडिकेट है हिस्ट्री को लेकर, पूरा का पूरा डेडिकेट है हिस्ट्री को लेकर भाई साहब। तो यहाँ पर लिख दो, बढ़िया से लिख दो दोस्तों, थीम भी किसको डेडिकेट है, हिस्ट्री को लेकर। किसको लेकर दोस्तों, हिस्ट्री को लेकर ये क्या है, डेडिकेटेड है। आइए हम अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर सी के बारे में। यूनिट नंबर सी बोले तो थीम सी के बारे में, जो कि बोलता है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। ये जो यूनिट है, ये जो थीम है, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, ये हमारे परंपरा,
हमारे परंपरा, संस्कृति और सभ्यता के बारे में डील करता है। इंडिया का परंपरा कैसा था, सभ्यता कैसा था, संस्कृति कैसा था, इनके बारे में डील करता है, उनके बारे में एक नॉलेज देता है। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर सी। तो जो यूनिट नंबर सी का जो पहला चैप्टर बेसिकली जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है, जो कि इंडियाज़ कल्चरल रूट्स, जो कि भारत के कल्चर के रूट्स के बारे में, हमारा बेसिकली जो हमारा जो कल्चर है कि नहीं, हमारा जो कल्चर है बेसिकली उसके रूट्स के बारे में बताता है, उसके फाउंडेशन के बारे में बताता है, ठीक है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमें हिस्ट्री के बारे में बताता होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमें हिस्ट्री के बारे में बताता होगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेनी इन वन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोले तो ये इंडिकेट कर रहा है इंडिया को, इंडिया के अंदर बहुत सारे डाइवर्स कम्युनिटी के लोग, डाइवर्स लोग रहते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और कहा जा रहा है इस डाइवर्सिटी में क्या है, यूनिटी है, और वही यूनिटी इस देश को बनाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमारी जो ये डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस नहीं है दोस्तों। ये जो डाइवर्सिटी है हमारी, डाइवर्सिटी इन कम्युनिटीज़ के अंदर, हर एक लोग, अलग अलग लोगों के अंदर जो डाइवर्सिटी है, हर एक चीज़ को लेकर जो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कोई वीकनेस नहीं है हमारे कंट्री की, ये डाइवर्सिटी क्या है, ये यूनिटी है। इस यूनिटी के कारण ये क्या है, एक स्ट्रेंथ है, क्या है, स्ट्रेंथ है। इसके बाद वाला जो फेज मेनी इन वन क्या डिनोट करता है, जो मेनी इन वन है वो डिनोट करता है, मेनी बोले तो बहुत सारे लोग, मेनी बोले तो मेनी पीपल्स, मेनी डाइवर्स पीपल इन वन, वन बोले तो कंट्री, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग एक ही जगह पर रहते हैं, दैट इज इंडिया, वही ही भारत है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चैप्टर 8 आपको लोगों के बारे में बता रहा है, सोसाइटी के बारे में बता रहा है, कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चैप्टर 8 डील कर रहा है राजनीतिक विज्ञान के साथ, कहीं ना कहीं ये हमारे पॉल साइंस की तरफ डिनोट कर रहा है, बेसिकली ये हमारे सिविक्स की तरफ डिनोट कर रहा है। तो सर ये तो क्या ही हो गया, ये जो थीम सी है आपका, ये जो थीम सी है ये आपका हिस्ट्री प्लस सिविक्स का थीम है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री की याद दिलाएगा, कल्चर के बारे में बता के आपकी कल्चर की शुरुआत कहाँ से उसके बारे में बताएगा। जो चैप्टर 7 हिस्ट्री की याद दिलाएगा, चैप्टर 8 आपको सिविक्स, कम्युनिटी, सोसाइटी के बारे में बताया। तो ये सिविक्स का चैप्टर, तो थीम सी आपका जो थीम नंबर सी है आपका, ये आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री प्लस सिविक्स की याद दिलाएगा, ठीक है। थीम डी और थीम ई की हम यहाँ बात कर देंगे, फिर हमारा सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे, फिर बाकी के सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। अब थीम डी की बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहेंगे, ठीक है। थीम डी की बात करते हैं, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस बोले तो क्या होता है, क्या होता है दोस्तों गवर्नेंस बोले तो, और डेमोक्रेसी बोले तो क्या होता है, लोकतंत्र, जहाँ लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, ठीक है। देखिए गवर्नेंस बोले तो होता है गवर्न करना, शासन करना, शासन कैसे चल रहा है हमारे देश के अंदर, और डेमोक्रेसी कैसे चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं देश के बारे में, देश के पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है, देश के पॉलिटिक्स के बारे में। और पॉलिटिक्स बोले तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस बोले तो सिविक्स। तो ये जो थीम डी है हमारा, ये याद दिलाएगा हमें सिविक्स के बारे में। और देखिए आप जब इनके चैप्टर्स के बारे में पढ़ोगे ना, चैप्टर 9 to 12, ये पढ़ के आपको लगा कि सर ये सिविक्स ही है, क्योंकि सिविक्स के अंदर हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते थे, गवर्नमेंट के अंदर हम कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते थे, इनके बारे में हम कहाँ बेसिकली पढ़ते थे, सिविक्स के अंदर ही पढ़ते थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 9, फैमिली एंड द कम्युनिटी। भाई सोसाइटी के बारे में बता रहा है, फैमिली एंड कम्युनिटी सिविक्स का चैप्टर है, ठीक है। जहाँ पर लोगों की बात आती है वो सिविक्स का चैप्टर रहता है, जहाँ पुराने ज़माने की बात आती है वो हिस्ट्री का चैप्टर होता है, और जहाँ पर देश दुनिया की बात आती है वो ज्योग्राफी वाली चैप्टर होती है, जहाँ क्लाइमेट की बात आती है वो भी ज्योग्राफी का चैप्टर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं एक बार दोस्तों। चैप्टर नंबर 10 है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। चैप्टर नंबर 10 है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। देखिए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होता है, सबसे बेसिक रूट ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बेसिक रूट क्या है, सबसे निचला स्तर क्या है। देखिए हम जब कहते हैं
किसी चीज़ को हमें ग्रो करना है तो हम सबसे निचले चीज़ को अगर ग्रो कर देंगे तो ऊपर की चीज़ अपने आप ग्रो हो जाएगी। तो वही हम जब भी कहते हैं ना डेवलपमेंट हमें करना है, तो हम कहते हैं कि हमें ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट करना है, सबसे निचले स्तर से हमें डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 के थोड़ा गवर्नेंस की बात करेंगे, कैसे हम गवर्न होते हैं, कैसे शासन चलता है, उसकी बात करेंगे। चैप्टर 11 के अंदर हम बात करेंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2। यहाँ पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज। लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज मतलब गाँव के इलाकों के अंदर गवर्नमेंट कैसे चल रहा है, सरकार कैसे चल रही है। देखिए आपको पता होगा बहुत सारे विलेजेस को लेकर क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, वो बहुत सारे विलेजेस गाँव को लेकर एक ग्राम पंचायत बनता है, ग्राम पंचायत बनता है। तो उस पंचायत के अंदर जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो कि हर एक पॉलिसी को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है पंचायत लेवल के अंदर। विलेज का जो हेड होता है वो विलेज सरपंच होता है। सरपंच क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब गाँव के लोगों ने उसको चुना है आज दे आर रिप्रेजेंटेटिव, जो कि उस गांव को डेवलप करने की कोशिश करेगा, गांव के अंदर रोड्स बनाएगा, वाटर फैसिलिटी देगा, हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी वही कराएगा। तो इसकी बात हम करेंगे। लोकल गवर्नमेंट्स क्या है, यही जो ग्राम पंचायत का पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं विलेज लेवल के अंदर, रूरल इंडिया के अंदर, उसकी हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर, लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज। पार्ट नंबर 3 जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट नंबर 3 है, उसके अंदर हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स इन अर्बन एरियाज़ की हम बात करें, लोकल गवर्नमेंट्स इन अर्बन एरियाज़ की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज बोले तो जो टाउन वाले एरिया है, डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया है, ब्लॉक हो गया हमारा, तो ब्लॉक के अंदर क्या है, ब्लॉक ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक चेयरमैन होते हैं, है कि नहीं, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या फिर जो होते हैं ब्लॉक के एमएलए होते हैं, या फिर जो ब्लॉक के अंदर जो अगर एग्जीक्यूटिव हेड देखा जाए तो वो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। वही डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, म्यूनसिपाल्टी होता है, म्यूनसिपाल्टी के जो लेजिस्लेचर हेड होते हैं, जो लॉ मेकर हेड होते हैं, जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। जो कमिश्नर होते हैं म्यूनसिपाल्टी के, वो एग्जीक्यूटिव हेड। एक और चीज़ होती है जो कि म्यूनसिपाल्टी की तरह ही होती है, जो कि है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े जो एरियाज होते हैं उनके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेयर होते हैं, और जो कमिश्नर वो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव हेड। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है, सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन चैप्टर्स के अंदर। अगर ये चीज़ें आपके चैप्टर के अंदर नहीं होगी तो दोस्तों मैं भी आपको समझा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो आसान आसान सी चीज़ें हैं। गाँव के अंदर ग्राम पंचायत की बात करेंगे, उसके लीडर्स जो लॉ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात कर लेंगे, फिर उसके जो एग्जीक्यूटिव है जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करें, म्यूनसिपालिटी की सेम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सेम। ये कुछ ऐसे कैसे शासन कैसे चलते, देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा देश एक है। देखिए हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटोरीज हैं, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे, एक स्टेट के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे क्या है दोस्तों, ब्लॉक्स हैं, है कि नहीं, ब्लॉक्स हैं। फिर ब्लॉक्स के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे विलेजेस हैं। तो आप देख पा रहे हो कितने छोटे छोटे डिविजन्स हुआ है। तो इसलिए हर एक स्तर पे हमें कोई ना कोई चाहिए जो कि वहाँ पर डेवलपमेंट करे, है कि नहीं। तो इसलिए हर जगह पर कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव हेड है, कोई जुडिशरी हेड भी है जो कि लॉ को मेंटेन करता है, और जो लेजिस्लेचर हेड होते हैं उनको तो हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 9, 10, 11, 12 है थीम डी के अंदर, ये आपका सिविक्स वाला चैप्टर है। अब थीम ई की मैं बात करूंगा, जहां पर आपको इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस की बात की है। इकोनॉमिक लाइफ बोले तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 के वैल्यू ऑफ वर्क, आपके वर्क की कीमत क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क। ठीक है, चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिनको परफॉर्म करने पर क्या मिलता है, मनी मिलता है, कुछ अमाउंट हमें मिलता है, पैसा मिलता है, जिससे क्या होता है, देश में क्या होता है, मनी का इनफ्लो बढ़ता है, जिससे जीडीपी बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे चारों तरफ क्या होती है, हमारे वर्क की कीमत क्या है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो थीम डी, थीम ई, थीम डी किसके बारे में था बताओ, सिविक्स के बारे में, और थीम ई इकोनॉमिक्स के बारे में, ई फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एक बार देख लो,
यूनिट 1 डील करता है आपके ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। यूनिट 2 डील करता है हिस्ट्री के बारे में। यूनिट 3 डील करता है हिस्ट्री और सिविक्स के साथ। सी डील करता है हिस्ट्री और सिविक्स के साथ। डी मतलब यूनिट 4 आपके सिविक्स, और जो लास्ट 5 वाला इकोनॉमिक्स। तो ये हो गए आपके 4 सिलेबस डिस्कशन। देखिए चैनल के अंदर आपको जो सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स का सिलेबस आपको मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, एसएसटी का मिल गया, ठीक है। और दो बचते हैं, एक तो इंग्लिश का और एक हिंदी का और एक संस्कृत का भी यार, 3 बचते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के भी सिलेबस बहुत जल्दी हमारे ही चैनल के अंदर इनके सिलेबस भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।